नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में आज का जो वीडियो है वो इस प्रकार से बनाया गया वीडियो है कि सभी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा और वह भी फ्री माध्यम से मिले, क्योंकि इस समय बच्चों को किताबें मिल नहीं रही हैं। पढ़ना वो चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं और इसी पर्पज़ से उनके पास किताबें हैं नहीं। तो दोस्तों, एक छोटा सा प्रयास से बच्चों के लिए किया गया है, बड़ों के लिए भी है। और आज का अपना टॉपिक है उसने कहा था कहानी। ये कहानी है वो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी थी। और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बहुत कम कहानियाँ लिखी, मात्र उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। उसने कहा था कहानी जो है वो हिंदी की सर्वप्रसिद्ध कहानी है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा परिचय लेते हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं 1883 से 1922, यानी 1883 में इनका जन्म हुआ, 1922 में इनका निधन हुआ। हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। उनका जन्म जयपुर में हुआ। वे बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म है वो जयपुर में हुआ था और वो बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे, अर्थात साहित्य में रुचि रखते थे, साहित्य लेखन में रुचि रखते थे। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था। तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। खगोल विज्ञान में भी रुचि थी, विज्ञान में भी रुचि थी, ज्योतिष शास्त्र में भी रुचि थी, धर्म में भी रुचि थी, भाषा विज्ञान में भी रुचि थी, इतिहास और शोध तथा साहित्य में भी ये रुचि रखते थे। कहने का मतलब है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। 1915 में इसका प्रकाशन हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा आदि कहानियां भी लिखी। तो 2 कहानियां और लिखी जिनका नाम है सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव आदि उनकी निबंध कला के प्रतिमान है। यानी कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव इनके निबंध संग्रह हैं। इन्होंने मासिक पत्र समालोचक का संपादन किया। तो मासिक पत्र समालोचक था, उसका भी उन्होंने संपादन किया। वे नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। और सबसे बड़ी जो दुखद बात यह थी कि 39 वर्ष की अल्पायु में ही इस महान साहित्यकार का क्या हो गया, निधन हो गया। चलिए दोस्तों, कहानी के बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसने कहा था कहानी है वो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर जो 18 तक हुआ की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है, यानी मर्म को छूने वाली कहानी है, जिसका कथानक यानी जिसकी कहानी बुनी गई है या कहानी को आधार बनाया गया है। कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। यानी प्रेम को रखकर की, त्याग को और कर्तव्य के प्रति आस्था को केंद्र में रखकर इस कहानी का कथानक है उसका निर्माण किया गया है, यानी कहानी का निर्माण किया गया है। अमृतसर के बाजार का दृश्य, और इसमें अमृतसर के बाजार का दृश्य दिखाया गया है। बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, यानी बालक और बालिका का बालक मनोविज्ञान के अनुसार निश्चल यानी बिना छल कपट का प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह का के आत्मोत्सर्ग यानी अपने आप का बलिदान कर देना आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। ये कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई, विकट यानी कठिन पथ पार करती हुई मृत्यु शैया पर समाप्त होती है, यानी मौत की जो सेज है उस पर समाप्त होती है। ये उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं है कि ये जो बलिदान है वो प्रेम के दुख से बलिदान नहीं है, प्रेम की वेदना जनित नहीं है, बल्कि कर्तव्य की क्या है, प्रसन्नता है। यानी कर्तव्य की प्रसन्नता के लिए दिया गया बलिदान है।
आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन व उत्कट भाव व्यंजना से ये कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है। धरोहर यानी अनमोल थाती है। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का महरम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चीत कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सिद्ध में चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह यानी बादशाह कहते हुए फेंटूं, खच्चरों, बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। तो यहाँ अमृतसर के जो इक्के वाले हैं उनकी विशेषताओं को बताया है कि वो किस प्रकार से तंग गलियों में चलते हैं और कितनी प्यारी उनकी जबान होती है और कितनी मधुर शब्दावली के साथ वो अपना रास्ता पार करते हैं। क्या मजाल है कि जी और साफ बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। तो देखिए, यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, यानी चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जिणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच्चा लंबी उम्रा वालिए। समष्टि यानी सम्मिलित रूप में, सार रूप में इसके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। यानी समष्टि में इसका अर्थ यह है कि तू जीने जो योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है। ये बहुत ही यानी तीखी और मीठी वाणी से वो कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे बंबू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उनके बालों और इसके ढीले सूतने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। कि उसके बालों और इसके ढीले सूतने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। तो लड़का है वो अपने मामा के केस धोने के लिए क्या लेने आया था, दही लेने आया था, और लड़की है वो रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। और कहाँ पर मिलते हैं, एक दुकान में, और अमृतसर के चौक की एक दुकान में मिलते हैं। दुकानदार एक परदेसी से गुथरा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। अब देखिए इस कहानी में कौन कहाँ रहता है। तेरे घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे माझे में, यहां कहाँ रहती है। अत्तर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। तेरे घर कहाँ है, तो तेरे घर कहाँ है यहां पर ये जो लड़की है वो मगरे की है, और तेरे कहाँ, और तेरे माझे में, और लैना सिंह है वो माझे का रहने वाला है, लड़की है वो मगरे की रहने वाली है। यहां कहाँ रहती है ये सवाल लैना सिंह कर रहा है।
अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। तो लड़की जवाब देती है कि अतर सिंह की बैठक में, और वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तो उनका घर कहाँ पर है? गुरु बाजार में। तो लड़की है वो मगरे की रहने वाली है, लैना सिंह माझे का रहने वाला जो बालक है, और लड़की अब अतर सिंह की बैठक में रहती है, और जो लड़का है जिसका नाम लैना सिंह है वो गुरु बाजार में अपने मामा के यहाँ रहता है। चलिए, इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई कहते हैं सगाई को। तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। तो लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा कि क्या तेरी सगाई हो गई? तो इस पर लड़की ने कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर वह दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही है हाल चल रहा। तो दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई, कि मेरी कुड़माई हो गई, यानी सगाई हो गई। कब? कल देखते नहीं ये रेशम से कटा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। तो लड़का है, उसने क्या किया? रास्ते में एक लड़की को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई वैष्णवी से टक्कर खाकर के अंधे की उपाधि पाई और तब जाकर घर पहुंचता है। तो ये कौन है? लैना सिंह है, जिसका बचपन का जो दृश्य है वो दिखाई पड़ रहा है। अब जो दृश्य है वो युद्ध के मैदान का है। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां आकड़ गई हैं। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा, जाड़ा यानी सर्दी, और मेह वर्षा और बर्फ ऊपर से, कि लुधियाने से 10 गुना जाड़ा है यानी सर्दी है, बरसात हो रही है और बर्फ ऊपर से है। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखते नहीं है। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। खंदक यानी खाई, और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहां दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लैना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आया है। तो लैना सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिता दिए हैं, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों को झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो ये युद्ध भूमि का दृश्य है और खाई में पड़े पड़े ये इस बात को सोच रहे हैं। 4 दिन तक पलक नहीं जपी, 4 दिन तक पलक नहीं जपी। बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है
और बिना लड़े सिपाही। तो बिना फिरे घोड़ा है वो बिगड़ जाता है, और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार न दूं, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं, तो मुझे दरबार साहिब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारे सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लैना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है, सूर्य निकलता ही नहीं, और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों कैसे सोते झर रहे हैं। चंबे यानी चंबल, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्मी उठ, सिगड़ी में कोले डाल, कोले डाल यानी कोयले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। कि उद्मी को कहा जाता है कि सिगड़ी में कोयले डाल दे, वजीरा सिंह को बाल्टी लेकर खाई का पानी बाहर निकालने के लिए कहा जाता है, और महासिंह को कहा जाता है कि शाम हो गई और खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे, यानी खाई है उसमें चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, यानी मजाक किया था। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला उठ पड़े और उदासी के बादल फट गए। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद पानी का लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। तो दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहां मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहां बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? चुप कर, यहां वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। तो बोधा सिंह है वो किसका बेटा है, ये तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो आगे हम बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। जैसे मैं जानता ही ना हूं, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम मांदे न पड़ जाना, बीमार न पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। कि जाड़ा क्या है, यानी इतनी भयंकर सर्दी है कि मौत जैसी है, और निमोनिया से जो मर जाएगा उसको मुरब्बा नहीं मिलता है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। बुलेल की खड्ड ये घर का आंगन है, और उस आंगन की कोई जगह का जिक्र कर रहा है लैना सिंह। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा, और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम की पेड़ की छाया होगी। कि आंगन का आम का पेड़ है, उसकी छाया होगी। भाई कीरत सिंह की गोदी में उसका सिर होगा, और बुलेल के खड्ड यानी घर की कोई जगह है, उसके किनारे वो मरने की बात कर रहा है कि मेरा डर मत करो। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर
अपने दोनों कंबल बिछाकर और लैना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट ओढ़कर सो रहा है। लैना सिंह पैरे पर खड़ा है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कर रहा, क्यों भाई, क्या है, पानी पिला दो। लैना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो जी। पानी पीकर बोधा बोला, कब कपी छूट रही है, यानी शरीर है वो कांप रहा है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, यानी भयंकर सर्दी लग रही है। किसको? बोधा सिंह को। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, जर्सी बनियान, और वो भी स्वेटर जिसको कह सकते हैं हम। और तुम, मेरे पास सिगड़ी है, सिगड़ी अलाव जिसको कहते हैं, और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। तो ये यहां पर लैना सिंह झूठ बोल रहा है, उसको सर्दी लग रही है, भयंकर जाड़ा भी लग रहा है, लेकिन बोधा सिंह की सहायता करने के लिए वो क्या करता है, अपनी जो स्वेटर है, जिसको हम स्वेटर कह सकते हैं, जर्सी कहते हैं, वह बोधा सिंह को देने का प्रयास करता है। ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए, कि 4 दिन से तुम मेरे लिए बहुत प्रयास कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैं, गुरु उनका भला करें। यूं कहकर लैना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा कि हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैं, गुरु उनका भला करें। यूं कहकर लैना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी। तो अपनी जो जर्सी है, स्वेटर है, वो बोधा को पहना देता है, और आप यानी स्वयं खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आखड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, यानी उसके पास दूसरी जर्सी नहीं थी। ये तो सिर्फ उसने बोधा सिंह को मनाने के लिए कहानी भर कही थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहां मोड़ हैं वहां 15 जवान खड़े कराए हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहां रहेगा, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लैना सिंह ने उसे रोका। लैना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया, यानी लैना सिंह चलने को तैयार हुआ तो बोधा सिंह की तरफ इशारा किया गया कि इसका ध्यान भी रखना है। लैना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, यानी बहस हुई कि सब आगे जाना चाहते थे, खाई में रहना ही नहीं चाहता था, कोई लड़ना चाहते थे, तो इस पर बड़ी हुज्जत हुई, कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लैना की सिगड़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लैना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते करते लैना सिंह सब समझ गया, तो तुरंत ही लैना सिंह है वो सब कुछ समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। तो लैना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब से कहा कि लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहां उड़ गए? कि लेफ्टिनेंट साहब के बड़े बड़े बाल थे, पट्टियों वाले बाल थे, वो एक दिन में कहां उड़ गए? उनकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहां से आ गए? शायद साहब शराब पिए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लैना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे?
लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पार साल नकली लड़ाई के पीछे नकली लड़ाई के पीछे आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और एक पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। इससे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे ही। हाँ, लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं, कहकर लैना सिंह खंदक में घुसा। तो लैना सिंह है वो कहां पर घुस गया? खंदक में घुस गया। अब उसे संदेह नहीं रहा, उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लैना, क्या कयामत आ गई? जरा आंख तो लगने दी होती। कि क्या आफत आ गई, आंख तो लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है, और बातें के साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार हो रहा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवें। खंदक की बात झूठ है, चले आओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म कि मेरा हुक्म जमादार लैना सिंह का, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूं। पर यहां तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। कि 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। कहां चले जाने के लिए कर है? खाई से निकलकर और अपने साथियों को सूचना देने के लिए कहने के लिए भेजता है। लौटकर खाई के मुहाने पर लैना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेट दिया और तीनों में एक एक तार बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिकड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दियासला जलाकर गुत्थे पर रखने ही वाला था कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लैना सिंह ने साहब की कूनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ की दियासलाई गिर पड़ी। लैना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आई मीन गॉड कहते हुए चित हो गए। लैना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा टूटी। लैना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। सिख सिगरेट नहीं पीते हैं, वास्तव में नहीं पीते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट साहब ने लैना सिंह को सिगरेट पीने को कहा था। ये सीखा कि जगाधारी के जिले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, जबकि नहीं चढ़ाते हैं। और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर सवार होते हैं। खोता आप जानते हैं। पर ये तो कहो कि ऐसे साफ उर्दू कहां से सीख गए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे, कि यानी पूरा तरीके से बोलते हैं और धीरे धीरे बोलते हैं। लेकिन आप इतनी साफ उर्दू कहां से सीख आए हो? लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी, पैंट की जेब हैं उनकी तलाश नहीं ली थी।
साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लैना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लैना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, तो लैना कहाँ का था? माझे का। तो माझे का लैना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए, यानी बहुत चौकन्ना होना चाहिए। 3 महीने हुए, एक मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी ने बड़ के नीचे मंजा बिछवा दिया, बिछवा कर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गो नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गोहत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाया करते थे कि डाक खाने से रुपया निकालो। डाक बाबू पोलोराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी को गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो दोबारा मेरे गांव में पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लैना की जांग में गोली लगी। उधर लैना के हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़े आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लैना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और उससे सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लैना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। तो साहब ने क्या किया? सर्दी के बहाने पतलून की जेब में हाथ डाला और अचानक गोली चला दी। गोली है वो कहाँ लगी? लैना की जांग में लगी और लैना ने अपने हेनरी मार्टिन से 2 फायर करके साहब की कपाल क्रिया कर दी। और फिर क्या किया? यानी बोधा चिल्लाया, क्या है? लैना ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और उसे सवाल कह दिया। सब बंदूक लेकर तैयार हो गए। लैना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध ली। घाव मांस में था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाट ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ 8 लैना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे। तो वो लैना सिंह खड़ा हुआ था और बाकी क्या थे? लेटे हुए मार रहे थे। और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े मिनटों में अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी दी फतेह है, वाह गुरुजी दी फतेह है, वाह गुरुजी दी खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लैना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गई। लैना सिंह की पसली में एक गोली लगी। तो लैना सिंह की पसली में क्या हो जाती है? गोली लग जाती है। उसने घाव को खंदक की मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लैना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। यानी लैना सिंह ने किसी को भी नहीं बताया कि दूसरा जो घाव है वो भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नाम सार्थक होता है। क्षय यानी नष्ट होना। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य, दांतों को वीणा की तरह बजाने वाली, यानी दांत किटकिटा रहे थे, बज रहे थे, कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पास गया था कि वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पास गया था, सूबेदार लैना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते।
इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने की ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटा दिए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लैना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जवर में बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लेटाया गया। लैना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लैना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। कि लैना ने कहा कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास ही तो है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लैना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था। ये इस कहानी का जो सबसे संवेदना भरा पहलू है। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लैना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। और यही सूबेदारनी ने कहा था कि मेरे पति और बच्चे बेटे की रक्षा करना। साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लैना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो मृत्यु के समय स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लैना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लैना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दे। तो ये चीज़ें उसकी स्मृति में आ रही हैं। अचेतन अवस्था में है और थोड़ा थोड़ा चेतन भी है। तो वजीरा सिंह, पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लैना सिंह 77 राइफल में जमादार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान नहीं रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली और कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारे सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लैना सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लैना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे ही नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लैना सिंह चुप। मुझे पहचाना? ये सूबेदार ने कहते, नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। बाहों की टकरार से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बे निकला। वजीरा, पानी पिला दे, उसने कहा था। कि वजीरा, पानी पिला दे, उसने कहा था। सौपन चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। सॉरी, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घाघरिया पैटर्न क्यों न बना दी।
जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती, कि हम तीमियों की एक घघरिया पलटन क्यों ने बना दी जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उससे 1 ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदार ने रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा किया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये कहा था उसने, ये कहा था कि ऐसे ही इन दोनों को बचाना। ये मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आ गया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब पकेगा या फलेगा, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। तो ये अंतिम स्मृतियां हैं लैना सिंह की। कुछ दिन बाद या कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घाव से मरा 77 सिख राइफल्स जमादार लैना सिंह। तो ये जो कहानी थी वो कहानी थी उसने कहा था। और ये प्रेम कर्तव्य की जबरदस्त कहानी है। इस कहानी में फ्लैशबैक पद्धति है, यानी पीछे की यादें हैं वो आती रहती हैं। यानी शुरुआत में जो है अमृतसर के बाजार का दृश्य है, फिर युद्ध का दृश्य है, और फिर पीछे के दृश्य की तरफ चला जाता है कि किस प्रकार से सूबेदारनी से मिलन होता है। और फिर जो अंतिम दृश्य है वो मृत्यु में के क्षण में स्मृति का साफ होने का दृश्य है। तो आज की कहानी इतनी ही, काफ़ी लंबी कहानी हो गई है। एक छोटा सा प्रयास था। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए